आइए आपको लेके चलते हैं हमारे लिए चैनल जेएमडी के नए एपिसोड जनता की दरबार पे। यहाँ वह जनता की आवाज को सुनने के लिए हमारे रिपोर्टर्स आते हैं फील्ड पर। आज का मुद्दा है महिला आरक्षण बिल। महिला आरक्षण बिल जो कि संसद में पेश हो चुका है और जल्द ही इस पे एक क्रांतिकारी फैसला आना बाकी रह गया है। नए तेवर के साथ जनता की आवाज में हम जनता के मुद्दों को लेकर आएंगे आपके सामने। आज का मुद्दा महिला आरक्षण बिल है जो कि कल ही संसद में प्रस्तुत हो चुका है। अब इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि बुद्धिजीवी वर्ग से लेकर महिलाओं तक में इस विषय में क्या कहना है, वे क्या सोचते हैं और इस पूरे मामले को वो किस तरीके से देखते हैं। क्या ये एक राजनीतिक हथकंडा है या फिर महिलाओं को दिया जाने वाला एक ऐसा अस्त्र जिससे कि महिला सुरक्षा में एक आमूलचूल परिवर्तन होगा। ये जानने के लिए हम चलते हैं जनता के बीच। नए सत्र की नई शुरुआत, पहला एक ऐतिहासिक बिल। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महिला आरक्षण बिल की। ये एक ऐसा ऐतिहासिक बिल है जो अब कुछ ही देर में सदन के पटल पे पेश होगा, जहाँ भारतीय जनता पार्टी इस बिल को पास करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी। वही विपक्ष इसकी तो गर्म तवे पे अपनी रोटियां सेकने से बाज नहीं आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये बिल महिलाओं को सशक्तिकरण करने में मदद देगी। आज तक अभी तक महिलाओं को सिर्फ एक वोटिंग परसेंटेज के आधार पर उनको सदन में सीट मिला करती थी, लेकिन अब 33% की इस आरक्षण ने महिला शक्ति को एक ऐसा आयाम दिया है जहां नारी निकलेगी चूल्हे से और सीधे नारायणी बनकर देश की सत्ता पे अपना काबिज दिखाएगी। आइए हम बात करते हैं महिलाओं से और जानने की कोशिश करते हैं कि ये महिला आरक्षण बिल क्या है और इनकी क्या समझ है। दीदी, आपको क्या लगता है ये जो महिला आरक्षण बिल आ रहा है इसमें महिलाओं को कितनी मदद मिलेगी? सबसे पहले तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम विधेयक जो ये बिल पास आपका अभी आया है संसद में, वो भी संसद के पहले दिन, नए संसद के पहले दिन में इतना महत्वपूर्ण एक युगांतकारी कदम है और लोकतंत्र में ये एक बहुत ही अभूतपूर्व कदम है जो एक नई दिशा देगा, एक नया मार्ग प्रशस्त करेगा हम सभी मातृशक्तियों के लिए। इसके लिए हम सभी मातृशक्तियाँ प्रयागराज से, काशी क्षेत्र से और समस्त मातृशक्तियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब को, माननीय गृह मंत्री जी को, समस्त संगठन के समस्त शीर्ष नेतृत्व को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। 27 साल बाद बहुप्रतीक्षित यह विधेयक यहाँ पे संसद में लाया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो 33% महिला रिजर्वेशन की बात हो रही है, ये महिलाओं को सच्चे अर्थों में एक नई शक्ति और एक नया नेतृत्व प्रदान करेगा। इसके लिए हृदय से हम उनको आभार व्यक्त करते हैं और हमारी सभी बहनों के लिए ये बहुत ही हर्ष का विषय है। इसके लिए हम आपके मीडिया बंधुओं को भी सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ये तो थी एक ऐसी बात जहां पर हमने समझने की कोशिश की कि यह बिल महिलाओं के लिए कितना कारगर है। आइए हम बात करने की अब कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस बिल से पहले महिलाओं की स्थिति क्या थी और इस बिल के पास होने के बाद महिलाओं की स्थिति क्या होगी। आप क्या इस विषय में आप क्या कहना चाहती हैं? महिलाएं इस क्षेत्र में आ रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और विशेषकर महिला प्रधानमंत्री महिला के लिए इतना कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, ये गर्व की बात है। आप इसमें क्या कहेंगे महिला आरक्षण को लेकर? जो ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि इंदिरा गांधी के बाद अगर महिलाओं को सबसे ज्यादा शक्ति प्रदान हो रही है राजनीतिक रूप से, तो इस बिल के जरिए इस नए सत्र में मिलेगी। आप इसमें क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ सारी महिलाओं की तरफ से। सबसे बड़ी बात एक ये है कि जहाँ महिलाओं को हक भी नहीं होता था एक वोट देने का, हम लोग दूसरों के कहने पे वोट दिया करते थे। आज हम आधी आबादी होके हम एक पार्टी को हम वोट देके हम सत्ता में ला रहे हैं और मोदी जी इस चीज़ का फिक्र कर रहे हैं महिलाओं की कि हम लोग किस तरीके से और आगे बढ़े, किस तरीके से हम आत्मविश्वास हमारे अंदर आए। और जिस तरीके से उन्होंने कल ये बात कही थी कि जो
190 के आसपास शायद संसद में हम लोग महिलाओं की भागीदारी होगी। तो एक बहुत बड़ी ये चीज़ है कि हर फील्ड में महिलाएं हैं, तो इसमें भी 33% जो महिलाओं का रिजर्वेशन है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। इससे जैसे अर्चना जी ने बोला कि एक महिलाओं को नई दिशा मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी और एक आत्मविश्वास आएगा हर चीज़ को करने के लिए। तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी को अपनी सारी बहनों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आज ये उम्मीद करती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आज ये बिल जरूर पास होएगा। ये इस बिल को पास करने को लेकर महिलाएं बहुत ज़्यादा उत्सुक है। उनका कहना है कि हमें हमारी नारी शक्ति को एक नई पहचान मिलेगी। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं दीदी क्या कहेंगे इस पर। और ये सबसे बड़ी बात जो इसमें एक सवाल उठता है कि अभी तक मणिपुर हो, चाहे आसाम हो, चाहे बंगाल हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, या बात करें राजस्थान की, या बात करें छत्तीसगढ़ की, जिस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार हुए, जिस तरह के महिलाओं का शोषण हुआ, अब इस बिल की वजह से उन महिलाओं या इस तरह की घटनाओं में महिलाओं को न्याय व्यापक रूप से मिल पाएगा। देखिए, सर्वप्रथम मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ समस्त महिला मोर्चा की तरफ से उत्तर प्रदेश। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि नारियाँ जब आज क्या क्या नहीं कर रही हैं, वो हवाई जहाज उड़ा रही हैं, वो ट्रेनें चला रही हैं, राजनीति में उनका देखिए कितनी मतलब अभी तक तो परसेंटेज नहीं था, लेकिन उसके बावजूद में भी आज हमारी राज्यसभा का संचालन हमारी प्रदेश अध्यक्षा जी कर रही हैं और इतनी महिलाएं राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। तो अगर ये हमारा विधेयक पास हो जाएगा तो महिलाओं को कानून व्यवस्था में भी अपने अधिकारों को लड़ने के प्रति उनको एक जागरूकता मिलेगी, वो जान पाएंगी और मजबूत बन पाएंगी और सशक्त नारी बन पाएगी भारत की। तो मुझे लगता है कि हम सब बहनें यही चाहती हैं कि ये बिल जरूर पास हो। महिला ताकत एक बड़ी ताकत होती है, उस ताकत को समझना सबके बस की बात नहीं है। आज किचन से लेकर हवाई जहाज तक सब आपके पास है। तो क्या लगता है जो राजनीतिक क्षेत्र में आपको इतना बड़ा एक स्थान मिलेगा, ये आपके लिए कहीं ना कहीं मुनाफे की होगा, ये नारी शक्ति को और आगे लेके जाएगा? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये सबसे पहले महिलाओं के बारे में सोच समझ के ही काम करते हैं, जिसमें महिलाओं को फायदा होता है पहले उसी कार्य को करते हैं। इसलिए इस सम्मान को पाके हम लोग बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं। ये बात थी महिलाओं की। महिलाओं का कहना है कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाई के नाते देश की बहनों को जो ताकत प्रदान की है, इस रक्षाबंधन में किए हुए वादे को उन्होंने सदन पटल पे लाकर बहनों के लिए एक ऐसी ताकत, एक मिसाल को कायम किया है जो कहीं ना कहीं महिलाओं के राजनीतिक अधिकार को पूरा भी करती है। और ये राजनीतिक अधिकार कभी किसी भी रूप में इनके लिए कितने कारगर होंगे, ये समझने के लिए कोई वाक्य या किसी चित्र की जरूरत नहीं है। जिस तरह की घटनाएं पिछले दिनों हमें पूरे देश में देखने को मिली, उसके बाद इस बिल में जिस तरीके से अमेंडमेंट्स होंगे, ये बिल पारित होने के बाद महिलाओं को नई 2024 में होने वाले चुनावों में जो अधिकार मिलेंगे, वो कहीं ना कहीं इन घटनाओं को पुनरावृत्ति करने से रोकने में मदद करेगी। इस विषय में जानने की कोशिश करती है क्या ये घटनाएं कितनी दुखदायी थी और अब इस बिल के बाद किस तरीके से इन घटनाओं में रोकने में आप लोगों को एक सक्षम अधिकार मिलेगा। पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि जब से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है 2014 से, जब से हम महिलाएं सुरक्षित तो हैं हैं। जो पहले घर से निकलने में डरती थी, कहीं ना कहीं उनके मन में ये भय रहता था, परिवार में भी रहता था कि बेटी बहन निकल रही हैं, सुरक्षित घर लौटेंगी कि नहीं। आज मोदी जी की सरकार में सुरक्षित बहन बेटियाँ सब हैं। नए सदन के नए विशेष सत्र पे आज एक नया इतिहास रचने जा रहा है। कल महिला आरक्षण बिल का प्रोपेगेंडा पास किया गया था, उसको रखा गया था सदन पटल पर, जिस पर आज एक बड़ी डिबेट होनी है, एक बड़ी बहस होनी है। और कहीं ना कहीं सरकार चूंकि मेजोरिटी पर है तो ये बिल पास होना लाजमी है। लेकिन इस बिल को लेकर जहां एक और विपक्षी पार्टियां अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने को तैयार हैं, वहीं कई विशेष और गणमान्य लोग इस बिल पर यह भी कहने को तैयार हैं कि यह बिल सिर्फ एक राजनीतिक ढकोसला हो रह के रह जाएगा। लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो हम उन बच्चों से बात करना चाहेंगे जो इस बिल के सही ढंग के लाभार्थी हैं, जो आगे चल के
सभी में लाभार्थी होंगे और जिनको इस बिल से लाभ मिलेगा। आइए हम बच्चों से बात करते हैं और बच्चों से बात करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। बेटा आपका क्या? श्वेता, ये जो बिल लॉन्च अप हो रहा है, आज इस पे जो बहस होगी, इस बहस के चलते आपको क्या लगता है कि महिला आरक्षण बिल कितना आपके लिए सहयोगी होगा? मेरे लिए ये आरक्षण बिल बहुत ज़्यादा सहयोगी होगा, क्योंकि महिलाओं को भी एक कहीं ना कहीं जगह मिलेगी, अपनी भी एक जगह बनाने की, मतलब उन्हें कोशिश करनी है और वो कोशिश आगे, मतलब महिला लोग अपने आप में खड़े हो पाएंगे। आपको क्या लगता है महिला आरक्षण बिल से किस तरह के नुकसान हो सकते हैं आगे चलकर, या क्या लगता है ये बिल आपको किस तरीके से मदद करेगा? हम लोगों को भी एक तरह से जो है हेल्प मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है महिलाओं को सीट नहीं मिलती है आदमियों की वजह से। तो एक तरह से अगर सीट रहेगी तो महिलाएं भी अपना आगे बढ़ के अपना कर सकेंगे। तो ये कहना था बिटिया का कि जहां पुरुषों की वजह से कभी कभी महिलाओं को जहां पर सीटें नहीं मिल पाती हैं, राजनीति हो जाती है, वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य खत्म होंगे और महिलाओं को राजनीति और नौकरी हर जगह पर एक पूरी तरीके से एक आरक्षण मिलेगा जिससे उनको लाभ होगा। या करते हैं और भी बिटिया यहाँ खड़ी है। बेटा आपका नाम क्या है? प्रिंसी, आपको क्या लगता है कि ये जो महिला आरक्षण बिल जो आ रहा है, इस बिल में आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा? क्या लगता है आपको? सर बहुत बेनिफिट है, इससे पूरी आधी आबादी का मतलब वोट जुड़ा हुआ है। आज जैसा कि हम देखते हैं संसद में ज्यादातर पुरुष हैं, महिलाएं आएंगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे मणिपुर हुआ था महिलाओं के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा महिलाएं रहेंगी तो बेहतर रहेगा। मणिपुर पे आप क्या कहना चाहती हैं? जैसा नमस्कार, मैं समृद्धि सिंह। जैसे कि हम देखें कि जो भी घटना हुआ मणिपुर से रिलेटेड महिलाओं को लेकर के, कहीं ना कहीं सुरक्षा नहीं थी, तो हम देख रहे हैं कि समाज में महिलाओं सबसे बड़ी कड़ी है और कहीं ना कहीं महिलाएं जो है देश का विकास कर सकती है। अगर हम सदन तक पहुंचते हैं तो हम अच्छे नियम का निर्माण कर सकते हैं और भागीदारी भी अच्छा निभाएंगे महिलाओं के लिए। तो ये कहना था प्रिंसेस का। प्रिंसी कह रही हैं कि हमें सदन पे पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर हम सदन पहुंचते हैं तो महिलाओं की सुरक्षा और उनके विषय में जो बात होती है हम उस पर विशेष तौर पर कह सकते हैं। आइए बेटा, हम आपसे जानना चाहते हैं कि सदन में जिस तरीके से बात चल रही है आरक्षण मिलने की, जब आप सदन, अगर मान लीजिए अगर आप सदन पहुँचती हैं तो आप किस तरीके से इस आरक्षण के तहत एक विकास को देख पाती है महिलाओं का? नमस्कार, मैं हूँ नेहा सिंह। ये जो आरक्षण लागू हो रहा है, अगर ये पारित हो भी जाएगा तो इससे महिलाओं को ये आरक्षण मिलेगा कि इन्हें 33% सीटों का आरक्षित मिलेगा। इससे इनका प्रतिनिधित्व होगा, रोजगार में इनकी वृद्धि होगी, पर पुरुषों को जितना अधिकार दिया गया है उतना इनका भी रहेगा। कानून निर्माण में भी ये महिलाएं अपना योगदान दे सकती हैं। धन्यवाद। आप क्या कहेंगे इस पे? सर, मेरा नाम सायरा है। सर, अगर महिलाओं को 30% आरक्षण मिलेगा तो महिलाओं को एक तरह से एक सम्मान मिलेगा। वो अपनी तरह अपने हर एक चीज़ में आगे रहेंगी। उन्हें उनको अपने तरफ से कुछ करने का मौका मिलेगा। वो सदन तक जाएंगी। तो ये जो बच्चों का साफ कहना है कि महिला आरक्षण से जहां महिलाओं की स्थिति सदन में और मजबूत होगी, उनको पॉलिटिकल अधिकार मिलेंगे तो वो विकास का भी काम करेंगी और विकास का काम होगा तो महिलाएं कहीं ना कहीं सुरक्षित होंगी। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के पूर्व पश्चिमांचल में महिलाओं पे बड़े बड़े अत्याचार हुए, मिजोरम की बात करें, मणिपुर की बात करें, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, अगर हम राजस्थान की बात करें, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, अगर हम असम की बात करें, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, तो महिलाओं पे लगातार अत्याचार बढ़ते रहे हैं और इन अत्याचारों का बढ़ने का कारण कहीं ना कहीं महिलाओं के अधिकार का न होना है। आइए हम इस बिटिया से पूछना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये जघन्य अपराध महिलाओं के खिलाफ हुए, आज अगर महिलाओं को ये अधिकार पहले मिल चुके होते तो क्या ये अपराध होते, और अगर होते तो उनको न्याय कैसे मिल पाता? मेरा नाम जागृति मिश्रा है। महिला आरक्षण बिल की अगर बात किया जाए तो महिला आरक्षण बिल से जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और जो महिलाओं का महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसमें भी महिलाओं को पूरा ये अधिकार मिलेगा कि वो अपने खिलाफ, मतलब अपने पक्ष में आवाज़ उठा सकें और अपने लिए लड़ सकें। ज़्यादा अधिकार मिलेगा। पुरुषों की अपेक्षा भी उन्हें, जो सांसद ने अभी तक ज़्यादा अधिकार नहीं प्राप्त था, पुरुषों की अपेक्षा उन्हें ज़्यादा अधिकार मिलेगा। तो ये इनका कहना है कि
पुरुषों से के कंपैरिजन अगर हमें ज़्यादा अधिकार मिलते हैं तो हम ज़्यादा अच्छी तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। देखिए, गृहिणियों को माना जाता है कि एक स्त्री सब कुछ अच्छी तरीके से मैनेज कर सकती है, चाहे वो घर के अंदर क्या चूल्हा हो या फिर ऑफिस में निकल के कागजी कार्रवाई, इस सब में महिलाएं पुरुषों से अधिक बेहतर तरीके से काम कर सकती है। यह एक वैज्ञानिक खोज पे भी कहा गया है। तो क्या राजनीतिक जीवन में एक महिला सफल हो सकती है? आइए इस बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है और आप जो क्या राजनीतिक विषयों पे अगर हम बात करें तो राजनीतिक विषयों में किस तरीके से आप एक महिला एक पुरुष से अधिक बेहतर तरीके से काम कर सकती हैं? महिलाएं कहीं भी कम नहीं है आजकल, शिक्षा के मामले में कोई भी हो तो महिलाएं ये है जान सकती हैं, ऐसा नहीं है। आप क्या कहेंगे इस पर? सर, जैसा कि हम देखते हैं कि जो ये समाज है सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, महिलाओं भी इसमें भागीदारी लेती हैं और महिलाएं अच्छा कर सकती हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ से मैं सहमत हूँ, होना चाहिए। आप क्या बोलेंगी? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन जहाँ तक देखने को मिलता है कि यहाँ पे पुरुषों को ज़्यादा प्रधानता मिली है। तो अगर महिला आरक्षण होता है तो उससे हमारा विकास होगा और हम कहीं ना कहीं पुरुषों से कंधा मिलाकर चल पाएंगे। अगर मैनेजमेंट की बात करें, टाइम मैनेजमेंट की बात करें या फिर हम पॉलिटिकल मैनेजमेंट की बात करें, आपको क्या लगता है कि एक महिला सांसद एक पुरुष सांसद से बढ़िया इसको मैनेज कर सकता है? क्यों नहीं? महिला सांसद, महिला आजकल के युग में किसी भी चीज़ में पुरुषों से पीछे नहीं है, बराबर पे है। आजकल महिला वैज्ञानिकों में भी महिलाओं का बहुत ही नाम हो रहा है। सब चीज़ में महिला पुरुष के बराबर ही होती जा रही है। लेकिन कुछ चीज़ में ऐसे है जिसमें महिलाओं की सुरक्षा पे कड़ी निगरानी नहीं रखी जा रही, जिससे महिलाओं को इसके लिए कुछ अधिकार ऐसे देने चाहिए जिससे महिला स्वयं की सुरक्षा खुद से कर सके। आप क्या कहोगे बेटा? महिलाओं के लिए आरक्षण बहुत ही ज़रूरी है ताकि हमारा डेवलपमेंट अच्छे से हो सके और इस समाज में हमारा भी एक अस्तित्व हो सके। तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती ये महिलाएं, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती ये महिलाएं अपने आप को सशक्त बनाना चाहती हैं। इनका साफ कहना है